गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। आज है 12 जुलाई और आज हम लोग करने वाले हैं 7 टॉपिक्स जो हम लोग लेके आए हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आपको अच्छे से पता है कि प्रेप पॉइंटर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए करने वाले हैं, लेकिन अगले हफ्ते से हम लोग मेंस ओरिएंटेड टॉपिक भी लेके आएंगे जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जिनका बेसिक्स कवर हो चुका है वो बच्चे उसको वीडियोस को देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, इवन दूसरे जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो 6 to 7 टॉपिक्स रोज हम लोग कवर करते हैं। आज हम लोग कौन कौन से कवर करने वाले हैं देखिए। कभी कभी यूपीएससी में यूपीएससी क्या करता है, मैच द फॉलोइंग वाले टाइप के क्वेश्चंस में वो एक्सरसाइज के बारे में पूछता है। कुछ नेवल एक्सरसाइज, कुछ डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं जो बायलेटरल होती हैं, ट्राइलेटरल होती हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए बेसिकली। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा चाइना के अंदर एक डेवलपमेंट हो रही है, चाइना थर्ड प्लेनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। बताऊंगा आपको ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूक्रेन को अमेरिका ने एक बहुत ही पावरफुल जो है वो फाइटिंग एयरक्राफ्ट दिया है जिसका नाम है F-16 फाइटिंग फाल्कन। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और इस बार भी यूपीएससी में सवाल आया हुआ था वो रैंकिंग्स के बारे में पूछने का। तो एक्चुअली यूपीएससी बहुत सालों से डिफेंस के रिगार्डिंग सवाल नहीं पूछ रहा था, इस बार आया है तो ऐसा माना जा सकता है कि अगले कई सालों तक वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है। डिफेंस से साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से सवाल पूछ सकता है। उसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज यूपीएससी में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि शायद क्लासिकल लैंग्वेज को डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया था उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। शील्ड टेल स्नेक क्या है, एक आपको अच्छे से पता है यूपीएससी की फेवरेट थीम होती है। जब भी कोई नया स्पीसीज डिस्कवर किया जाता है यूपीएससी हमेशा यहां से सवाल पिकअप करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 सेलिब्रेट किया गया, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और स्टिंजर मिसाइल क्या होती है, स्टिंगर कहिए, स्टिंजर कहिए, स्टिंगर क्या बोल देते हैं, चलिए इसको स्टिंगर मिसाइल के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक, फर्स्ट वन, फिफ्थ वन एंड सेवंथ वन, ये डिफेंस वाले सेक्टर से करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द एक्सरसाइज पिच ब्लैक। वैसे तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, ठीक है। उस टेबल में आप क्या करें, एक इस तरह का थोड़ा टेबल बनाएं। उसमें जो इंडिया दूसरी कंट्री के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज करता है और जो ट्राइलेटरल करता है, मतलब जिसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, और जो मल्टीलेटरल होती है जिसके अंदर 2 से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, आप एक उनकी लिस्ट बनाएं। एक लिस्ट तो बनाएं बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल। एक और टेबल बनाएं जिसमें लिखें कि जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जो नेवल एक्सरसाइज हैं, और जो तीनों की कंबाइंड फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों होता है, एक टेबल आप वो बनाइए। यहाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, थोड़ा बस इसमें मेमोरी थोड़ा काम यूज होती है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है आपको, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से सवाल आता है। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 नंबर ऑलमोस्ट फ्री के ही होते हैं। तो एक छोटा सा टेबल बना के आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने उसको पेस्ट कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा उसको देखा करिए रोज 2 मिनट के लिए, वैसे याद हो जाएगा। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस को करें। तो ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है बेसिकली ये हो रही है कहाँ पे, रशिया में हो रही है, डार्विन में। तो रशिया के बेसिकली जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला थोड़ा हिस्सा है वहाँ पे डार्विन एक पोर्ट पड़ती है और वहाँ पे बहुत खुला एक ओशन होता है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज की जाती है। और इंडिया यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया से हम लोग बहुत सारे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, पायलट्स वहाँ पे जा रहे हैं। जो इंडियन एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनमें रहने वाला है Su-30 Mk-1 मल्टी रोल फाइटर। मल्टी रोल फाइटर का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही रोल प्ले नहीं करता है, ये सर्विलेंस का काम भी करेगा, ये अटैकिंग का काम भी करता है, ये सर्वे का काम भी करता है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम करता है, इसलिए इसको मल्टी रोल बोलते हैं। उसके अलावा हमारा जो C-17 ग्लोब मास्टर है और IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज का नाम, वो कब शुरू हुई थी, उसका पर्पस क्या है, कौन सी कंट्री में होती है, कौन सी कंट्री की कौन सी जगह पे होती है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स के लिए, रादर देन के कौन से एयरक्राफ्ट ने कौन से इक्विपमेंट हम लोग वहां पे लेके जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट जुलाई 12 से लेके अगस्त 2 तक ये रहने वाला है। पिच ब्लैक बहुत सालों से हो रहा है, 1981 के अंदर इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। तब से लेके अभी तक ये पिच ब्लैक की सबसे ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है।
इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं, 140 एयरक्राफ्ट एंड मोर देन 4000 पर्सनल इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसका साइज बड़ा क्यों होता चला जा रहा है? ये थोड़ा सा ना मतलब जियो पॉलिटिक्स का खेल है सारे का सारा। यू नो वेरी वेल, चाइना पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो पुश कर रहा है। उसके अलावा चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी थोड़े से बिगड़ गए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में एक मैसेज ये जा सकता है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पड़ोस में हमारे दोस्त रहते हैं। उसके अलावा सोलोमन आइलैंड के साथ जो सीक्रेट डील किया है अभी चाइना ने, उसका भी है कि जवाब हो सकता है। तो बेसिकली जिस तरह से पिछले कुछ समय से वर्ल्ड में जो पोलराइजेशन हो रही है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोप, अमेरिका, ये सब एक साइड में चली गई हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, रशिया वो अलग से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को सिंबॉलिकल मैसेज देने की कोशिश हो सकती है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो थोड़ा सा ये बाइनियल एक्सरसाइज होती है, 2 साल में बेसिकली एक बार होती है, और ये मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ये आपने ध्यान रखना है, एयर कॉम्बैट है ये ग्राउंड पे नहीं होती है, ठीक है? तो ये आर्मी एक्सरसाइज नहीं है, ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। ये आपने ध्यान रखना है। 1981 के अंदर ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अकेले शुरू किया था। 1983 के अंदर अमेरिका ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और आज के समय में 20 कंट्रीज के लगभग इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसका नाम पिच ब्लैक क्यों पड़ा है? क्योंकि यूजली यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है ना, वो रात के टाइम पे की जाती है। और देखिए कोई भी एक्सरसाइज हो, ये नहीं, और भी बहुत एक्सरसाइज, जैसे हमारे पास मालाबार एक्सरसाइज है, बहुत एक्सरसाइज होती हैं। इनका सबका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ यही होता है कि भाई देखो, अगर फ्यूचर में कोई लड़ाई हो गई और आपको एक साथ लड़ना पड़ा, तो आप बेटर तरीके से क्या इंटरऑपरेबिलिटी कर सकते हो। देखो वहाँ पे इंडियन एयरक्राफ्ट भी होंगे, ऑस्ट्रेलियन भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे। अगर आपको कोई कॉमन एनिमी हुआ, तो क्या आप उनके साथ आपस में कोऑपरेट कर सकते हो? क्या ऑपरेशन कर सकते हो? और डिप्लॉयमेंट का जो देखा जाता है, क्या टेक्नोलॉजी आपके एक साथ सिंक में है? कहीं ऐसा ना हो दुश्मन जो है वो आपके ऊपर अटैक करता रहे और आप डिसीजन ही लेते रह जाओ। तो उस केस के लिए ये सब प्रैक्टिसेस की जाती हैं, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में ये की जाती हैं, ताकि हमारे जो पर्सनल हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको एक रियल यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, सारी कंट्री वही हैं जो कहीं ना कहीं एंटी चाइना उनका एक जो एटीट्यूड रहता है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ठीक है, एयर टू ग्राउंड अटैक, एयर टू एयर कॉम्बैट, वो सब यहाँ पे होता है। ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, याद रखना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, एयर टू ग्राउंड हो सकता है, एयर टू एयर भी हो सकता है। वो सब प्रैक्टिसेस यहाँ पे बेसिकली की जाती हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़े। चाइनाज थर्ड प्लानम। देखिए चाइना का अगर थोड़ा स्ट्रक्चर अगर देखें ना, चाइना का थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। सबसे ऊपर तो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं मिस्टर जी जिनपिंग, है ना? जैसे इंडिया के अंदर जो है पीएम सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद उनकी एक क्लोज कैबिनेट होती है ना, जिसे किचन कैबिनेट भी कुछ बोलते हैं लोग, या जनरल कैबिनेट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली प्रेसिडेंट इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे क्लोज जो मिनिस्टर्स होते हैं, या सबसे क्लोज उनके जो फ्रेंड होते हैं, वो उस इनर कैबिनेट में उनकी होते हैं। यहीं पे भी ऐसा ही है, बेसिकली पोलित ब्यूरो होता है, ठीक है? उस सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, उस पोलित ब्यूरो के अंदर उनके सबसे खास लोग होते हैं, जो सबसे खास मिनिस्ट्री में उनके होते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर एक पोलित ब्यूरो होता है। एक पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके अंदर 7 लोग होते हैं। फिर एक नॉर्मल पोलित ब्यूरो होता है जिसके अंदर 24 मेंबर्स होते हैं। फिर एक सेंट्रल कमेटी होती है जिसके अंदर 380 मेंबर्स होते हैं। फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस जिसके अंदर 2300 होते हैं। और फिर एक पार्टी मेंबर्स, जो कि जितने लोग चाइना में हैं बेसिकली, अगर वो मेंबर होते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो होते हैं। इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। सो होता ये है, टाइम टू टाइम ये जो मीटिंग्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, उसका फ्यूचर का एजेंडा क्या होगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। और जब ये बॉडी आपस में मिलती है, मतलब बात करती है, तो एक बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहा है। तो वहाँ पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चाइना में देखिए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ठीक है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है दुनिया भर के लिए, चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है, वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन आज भी चाइना की जीडीपी में जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसमें से एक होता है लैंड, रियल एस्टेट, राइट? सबसे बड़ा इनकम रेवेन्यू का साधन होता है वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं। और चाइना के में पिछले कुछ समय से ये जो रियल एस्टेट है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है।
इसी वजह से उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई जो आप पिछले 30-40 सालों से पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, जो आपको डिविडेंड दे रही थी, अभी वो काम नहीं कर रही हैं। चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है, 3-4% पे ग्रो कर रही है। कभी एक ज़माना था वो 12-13% पे ग्रो करती थी। तो उनको एक बड़ा ही पॉलिसी मेकिंग डिसीजन यहाँ पे जो है वो लेना है, जिसके लिए ये थर्ड प्लेनम जो है उन्होंने बुलाया है। तो इसमें चाइना के अंदर जो बिजनेसमैन हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है वर्ल्ड के लिए। तो 15 जुलाई से लेके ये होने वाला, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स होता है। तो ये ओपनली मीडिया के सामने मीटिंग नहीं होती है। ये चाइना वैसे भी ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा बिलीव करता नहीं है, तो पर्दे के पीछे ही वो बेसिक ज़्यादातर बातें करते हैं। तो ये क्वासी एनुअल मीटिंग है, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हर साल होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये नहीं भी होती है, कभी कभी 2-2, 3-3 साल तक भी नहीं होती है। चाइना की पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो होता है उसका नेशनल कांग्रेस। जब नेशनल कांग्रेस मिलता है ना, सबसे बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं नेशनल कांग्रेस में, जो कि 5 साल में एक बार होता है। लेकिन ये जो प्लेनरी मीटिंग है, ये बीच बीच में बेसिकली होती रहती है। अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स करने हैं। चाइना एक नया फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि पुराना फाइनेंशियल सिस्टम यहां पे खास काम नहीं कर रहा है। तो कुछ नया करेंगे। नया क्या क्या कर सकते हैं? जैसे डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है। एक नई टाइप ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस हो सकता है, जिसमें रोबोट्स और मशीनों का बहुत ज्यादा यूज हो, वो किया जा सकता है। उसके अलावा जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे 5G हो गया, इसके ऊपर फोकस हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस हो सकता है। तो बेसिकली सोचने की बात वही है कि पिछले 30-40 सालों से आप जिस सिस्टम के ऊपर रिलाय कर रहे थे वो काम नहीं कर रहा है। आपके बैंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपका रियल एस्टेट नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है। वो तो नया कुछ लेके आएंगे। ये कुछ आइडिया अभी उनके मन में है। अभी होगा क्या वो तो बाद में बेसिकली समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे हो सकता है। जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, खासकर सोलर वगैरह, उसके ऊपर बहुत फोकस हो सकता है। स्पेस के ऊपर यहाँ पे फोकस हो सकता है। तो कुछ कुछ डिसाइड करेगा कि जो चाइना का अगले 10-15 साल हैं वो कैसे जाएंगे। पिछली बार जब इस तरह की मीटिंग्स हुई थी तो उनका बहुत ज़बरदस्त आउटकम निकला था। 1978 में जब मीटिंग हुई थी, मतलब एक थर्ड प्लूनरी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर चाइना की इकोनॉमी को ओपन किया गया था। जैसे इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ था, चाइना के अंदर 1978 1979 के अंदर लिबरलाइजेशन किया गया था, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो बेसिकली इनवाइट किया गया था। एफडीआई को इनवाइट किया गया था। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया था, जैसे इंडिया ने किया था 1990s में। फिर 2013 में एक लास्ट जब इसका मीटिंग हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, उसके अंदर जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, उसको काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया था चाइना के अंदर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में को पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वो डिटेल में जाएगा नहीं, क्योंकि चाइना का मामला है, बट वो एक्सपेक्ट करता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेबरहुड में क्या डेवलपमेंट हो रही है। मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर आप कर सकते हो, अमेरिकन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। ये चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ पे हम कंपेरिजन्स करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यू नो वेरी वेल, यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है। यूक्रेन रशिया का डायरेक्ट वॉर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो इस वॉर को एज अ प्रॉक्सी के रूप में यूज़ कर रही हैं। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह, अमेरिका हो गया, वो एक साइड में है यूक्रेन वाली साइड में, दूसरी तरफ से आपका रशिया है। तो यू नो वेरी वेल, रशिया तो कंपेरेटिव टू यूक्रेन बहुत पावरफुल है, तो इसलिए यूक्रेन को टाइम टू टाइम हेल्प चाहिए होती है। तो पैसे की भी हेल्प चाहिए, इक्विपमेंट की हेल्प चाहिए। तो उसी तरह से F-16 फाइटर जेट है अमेरिका का, वो अभी यूक्रेन को बेसिकली डिलीवर करने वाले हैं। और ये आपको बताता चलो, ये चीज़ें फ्री में नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें यूक्रेन बोरो कर रहा है एक तरह से, तो ये क्रेडिट के तौर पे होती हैं। तो बाद में यूक्रेन इसको पे करेगा, जितना भी हेल्प दिया जा रहा है, कोई डोनेशन नहीं है ये सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपका F-16 के बारे में पता होना चाहिए। F-16 एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, और बहुत बार अमेरिका ने इसको यूज़ किया है। जब अफगानिस्तान वॉर हुआ, गल्फ वॉर हुआ, इराक के अंदर इसका यूज़ किया गया, कोसोवा में इसका यूज़ किया गया, और बहुत सटीक पावरफुल
रहता है ये 4th जनरेशन होता है। एयर टू सरफेस अटैक करने में बहुत माहिर है, एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर बहुत पावरफुल होता है। अमेरिका के अंदर प्राइवेट कंपनी है लॉकहीड मार्टिन जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ओवर एक मतलब वन ऑफ द नंबर 1 कंपनी है बेसिकली जो कि वेपन्स बनाती है। इसका एक फ्रेमलेस कैनपी होती है ताकि जो पायलट इसके अंदर बैठता है उसको चारों तरफ से 360 दिखाई दे सके। इसकी स्पीड मैक 2 होती है। मैक स्पीड बेसिकली साउंड की स्पीड होती है। तो जैसे साउंड की स्पीड जो है 1 मैक होती है, जिस तरह आप इसे ऊपर जाओगे तो वो 2 मैक 3 मैक 4 मैक होती रहती है, ठीक है। फिर वो सुपरसोनिक चली जाती है जो कि 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, F-16C, D, F-16A, B। तो ये तो थोड़े पुराने वाले वर्जन हैं, A और B खास अभी यूज़ में नहीं है। C और D अभी ज़्यादा यूज़ में चलता है। तो F-16C जो होता है इसके अंदर एक पायलट बैठता है। जो F-16D होता है इसके अंदर एक भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है एवियोनिक्स का इसमें हम लोग यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसका यूज़ किया जा सकता है। मैन्यूवरिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब हवा में ही ये घूम सकता है बहुत फास्ट तरीके से इस तरह से। तो मनूवरिंग बड़ी तगड़ी होती है बेसिकली इसकी। इसके ऊपर गन्स वगैरह भी लगी होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, तो वो एक बहुत एडवांस टाइप का है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे F-16 शायद ना भी पूछे एग्जाम में, लेकिन ये तो पूछ ही सकता है कि टेबल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं या कौन सी कंपनीज जो है इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, ऐसा सवाल आ सकता है। दिखने में टफ लगेगा, लेकिन अगर हमने करंट अफेयर ठीक ठाक से पढ़ा है तो उसको आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो। चलिए, क्लासिकल लैंग्वेज, इंडिया में अभी कई सारी क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन काफ़ी समय से ये डिमांड हो रही थी कि साहब इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। जो क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया है ना, थोड़ा इसको मॉडिफाई करिए, क्योंकि इंडिया ना बहुत डाइवर्सिटी का कंट्री है ना। बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया में ऐसी हैं जिनका अपना एक इतिहास है, जिनका अपना एक लिटरेचर है, जो डिजर्व करती हैं क्लासिकल स्टेटस। खासकर मराठी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है कमेटी हम लोगों ने बनाई थी और उसने रिकमेंडेशन दिया है, ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेंडेशन फाइनली सबमिट कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो फिलहाल हमारे पास क्राइटेरिया है इसके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ ट्वीक्स किए जा सकते हैं। अब ये रिव्यू के अंदर जाएगा। अगर इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो फिर कुछ नई क्लासिकल लैंग्वेज आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी, जिनमें से मराठी, बंगाली, असमीज और मैथिली, ये 4 तो अभी फोर फ्रंट पे हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का हम लोग दे सकते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज फिलहाल किनको डिक्लेयर किया जाता है वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, लेकिन नाम में ही लिखा हुआ है क्लासिकल। क्लासिकल मतलब इनका एक बहुत रिच एंशियंट इतिहास होना चाहिए, बहुत एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए। और ये जो लिटरेचर है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि कोई संस्कृत से लिटरेचर को आपने मैथिली में कॉपी कर दिया, चलो ये हमारा लिटरेचर हो गया। नहीं नहीं, ओरिजिनल लिटरेचर होना जरूरी है, ठीक है। और देखिए लैंग्वेज ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, तो जो मॉडर्न वर्जन है उस लैंग्वेज का और उसका जो पुराना वर्जन है उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो क्लासिकल बोलेंगे ना, कि अभी इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे शेक्सपियर की अगर आप इंग्लिश देखोगे, उससे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत पुराने गए हैं उनको अगर वो इंग्लिश देखोगे ना, आज की इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट होती है वो बेसिकली। ऐसे ही संस्कृत भी है, ऐसी हर लैंग्वेज रहती है। तो क्लासिकल लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट बेसिकली रहता है। और एक अच्छा खासा लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए जो आज तक मोर और लेस कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज अगर आप किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके कुछ बेनिफिट तो होते ही होंगे, कई सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे एक तो उसके अंदर एनुअल अवार्ड दिए जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में, क्योंकि इनका अपना लिटरेचर होता है, इनकी अपनी पोइट्री होती है, इनका एक रिच लिटरेरी हेरिटेज होता है, तो अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इन लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कुछ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती है। जो यूजीसी है वो भी यूनिवर्सिटीज के अंदर इन क्लासिकल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकती हैं और फिर वहां पे कुछ ऑफिसर्स को वहां पे अपॉइंट कर सकती हैं। तो ये बेनिफिट होता है बेसिकली। तो क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि भाई अभी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इसके हेरिटेज को कंजर्व करना है, इसको प्रमोट करना है। तो अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी जाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी जाती है क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो ये बेनिफिट बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। चलिए, अभी कौन कौन सी हैं हमारे पास जो है, संस्कृत को 2005 में डिक्लेयर कर दिया। और संस्कृत तो ऑब्वियसली वन ऑफ द
वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज वर्ल्ड में मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेदास, पुराणा, उपनिषद्स, ब्रह्मणास, बहुत कुछ हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तमिल लैंग्वेज को 2014 में किया गया था संगम लिटरेचर। तमिल लैंग्वेज को संस्कृत से पुरानी माना जाता है बाय मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो इसका अपने का इतिहास है तमिल लैंग्वेज का। संगम लिटरेचर बहुत रिच है। संगम लिटरेचर इज काइंड ऑफ सेकुलर लिटरेचर है बेसिकली, काफ़ी हद तक। कन्नड़ा को 2018 में कर दिया गया था। इसके भी अपना एक इतिहास है, 5th सेंचुरी से पुराना लिटरेरी हिस्ट्री जाती है कन्नड़ा लैंग्वेज की, जिसमें बहुत बड़े बड़े फेमस पोइट्स हुए हैं। पंपा, रन्ना, कुमारव्यासा और भक्ति मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कन्नड़ा लैंग्वेज का। तेलुगु को 2018 में किया गया था, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोइट्स हुए हैं। तिकन्ना, नन्या, ठीक है, थोड़ा नाम इनके आप याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है टफ टाइप का। मलयालम हमारे पास है 2013 में, और लेटेस्ट है हमारे पास ओडिया है। ठीक है, ओडिया लैंग्वेज को लेके प्रीलिम्स में 2 बार बैक टू बैक सवाल आ चुके हैं, 2014 में ही और 2015 में, बैक टू बैक 2 बार सवाल, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट। तो ये सवाल आ चुके हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कौन सा है जो कि लैंग्वेज से डील करता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलो, ये जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है जिसने सजेशन दी है, या इसको प्रिजाइड किया गया था साहित्य अकादमी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, जिन्होंने रिकमेंडेशन वहाँ पे दी हैं। उसके अलावा इसके अंदर होम मिनिस्ट्री से भी कुछ लोग थे, कल्चर मिनिस्ट्री से भी कुछ लोग थे, तो सब यहाँ पे रहता है। चलिए, फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का, कोई नया स्पीसीज अगर जो डिस्कवर किया जाता है, तो इस समय जो है वो एक नया स्पीसीज डिस्कवर किया गया है, ठीक है, मंगलमलाई मुन्नार एरिया से, वेस्टर्न घाट से, और ये एक स्नेक स्पीसीज है। ठीक है, इसकी ये देखिए जरा, छोटा रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है, लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है, इसके जो आपको टेल नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं, येलो। यूजली क्या रहता है स्नेक्स के अंदर, जनरली वो स्ट्राइप्स रहती हैं, लेकिन इसके अंदर स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसलिए इसको खास बनाता है। और इसी वजह से जो है ये एक नया स्पीसीज भी जो है वो डिस्कवर हुआ है बेसिकली, येलो स्पॉट्स की वजह से। नॉन वेमनस होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है अगर कभी आपके सामने आ जाए। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के अंदर ये पाया जाता है। 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। तो नया स्पीसीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। तो 11 जुलाई यानी कि कल ये सेलिब्रेट किया गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, जब दुनिया की पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी। उसको कहा जा 11 जुलाई 1989 को वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई थी 5 बिलियन, इसलिए इसको कहा जाता है डे ऑफ 5 बिलियन। तब से लेके इसको हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। हर साल इसकी थीम चेंज होती है। इस साल जो इसकी थीम है वो है एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ट्रेंड्स। देखिए, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो माना जाता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, और उनकी मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए लोगों को ये अवेयर करवाना है कि साहब देखिए, जो पॉपुलेशन इतनी आप बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे पास यूएनडीपी है, ठीक है, उसके द्वारा ये सब किया जाता है, और अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली। और ऐसा माना जाता है कि भाई 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 9.7 बिलियन हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। एक टाइम के बाद 2080 तक जाते जाते वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो और अगले 30 सालों में हम लोग 2 बिलियन लोग और ज़्यादा ऐड करने वाले हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्री हैं जो कि मोर देन 50% वर्ल्ड ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं अगले 25-30 सालों में। हालांकि यहाँ पे भी अभी बर्थ रेट कम हो रहा है, लेकिन वो होते होते पॉपुलेशन को स्टेबल होने में टाइम लग जाता है। तो 2080 तक हो सकता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए। तो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फार्मिंग के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, जेंडर इक्वालिटी, मैटरनल हेल्थ, और उसके अलावा जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको मैनेजमेंट करना। तो सीधी सी बात है, कम लोग होंगे तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो रिसोर्सेज को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, जापान हो गया, वो लोग डी पॉपुलेशन का शिकार भी हो रही हैं, राइट। वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, इमिग्रेंट्स। लेकिन जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो अपने साथ अपना कल्चर लेके आते हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, वो आपके लोकल कल्चर से उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, तो उस समय कई बार कल्चरल इश्यूज हो जाते हैं।
तो कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके जो लोकल लोग हैं, जो उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन है, काफ़ी समय से वहाँ पे रह रही हैं, वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये एक पॉपुलेशन को लेकर अलग इश्यूज दुनिया भर में चल रहे हैं, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो ट्रांजिशन कैसे होता है पॉपुलेशन में, डिविडेंड क्या होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन डिविडेंड वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। पॉपुलेशन रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग इशू हैं, स्लम के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, वो सब आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होता है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं। तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। हर साल पॉपुलेशन से एक आध क्वेश्चन मेंस में डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ रिलेट करके आप जा सकते हो। यहाँ से जो देखिए, मेंस में लिखने के लिए कि आपका कुछ एग्जांपल्स चाहिए होते हैं, तो ये एग्जांपल अपने मेंस के अंदर कोट कर सकते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। ठीक है, चलो तो सॉरी, लास्ट टॉपिक नहीं था ये, लास्ट टॉपिक ये है हमारा स्टिंगर मिसाइल। तो $700 मिलियन की एक डील हुई है, जहाँ पे नेटो जो कंट्रीज हैं उन्होंने स्टिंगर मिसाइल को प्रोडक्शन करने की, उन्होंने कहा भी कि प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। ये अपने आप में बड़ी खास मिसाइल है। ये देखिए जरा, ये आप कहीं से चला सकते हो, ये व्हीकल से चला सकते हो। कोई जीप वगैरह हुई, उसके ऊपर आप इसको अटैच कर दीजिए, आपका जो टारगेट है उसको लॉक कर दीजिए, और लॉक करने के बाद बस ट्रिगर दबा दीजिए। ये अपने आप ही फायर टू फॉरगेट है बेसिकली। एक बार आपने टारगेट को लॉक कर दिया, बटन दबाया, उसके बाद भूल जाइए, अपने आप ही जाकर टारगेट को हिट कर देगा। ये काफ़ी एडवांस रहती है। और जो थोड़े से हैवीली बिल्ट होते हैं, जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग टाइप के रहते हैं, आप इसको कंधे पे रख के भी चला सकते हो। और इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जब लड़ाई का टाइम होता है तो आप इसको मूव करवा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान। तो ये मैन पोर्टेबल है, इसलिए मैन पैड भी इसको कहा जाता है। और बहुत जगह पे यूज़ है। यूक्रेन इसको भयंकर तरीके से यूज़ कर रहा है आजकल, जो उसको मिला हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई रशिया इतनी एडवांस नहीं कर पाया यूक्रेन के अंदर, उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ये मैम पैड्स। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। हालांकि इसका लाइसेंस एक जर्मन कंपनी के पास है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टिंगर मिसाइल है वो क्या है। फायर टू फॉरगेट है, मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया। इंफ्रारेड रेडिएशंस पे काम करती है, तो लॉकिंग करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का, देखिए जब हीट जहाँ से निकलती है ना, तो वहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। तो जो जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, या फिर जो टैंक वगैरह होते हैं, वहाँ से हीट निकलती है, उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है। और ऑल्टीट्यूडनली बहुत ऊपर तक वार कर सकता है। बेसिकली 3500 मीटर तक ये जा सकता है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 8 किलोमीटर तक जो है टारगेट को हिट कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी एडवांस है, फ्लेक्सिबल भी है। तो थोड़ा सा इतनी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इस बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की छोटी छोटे टॉपिक्स को लेके, बट एग्जाम में तो पूछ ही लेता है। चलो तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये हमारे 7 टॉपिक थे प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होता है, तो इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिलाय करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है। देखिए, कुछ ना कुछ कमी आपको हमेशा लगेगी, चाहे 20 साल से तैयारी कर रहे हो। आपको एक टाइम के अपने आप को रोकना पड़ता है कि कितना अंदर मुझे जाना है डिटेलिंग के अंदर। ठीक है, तो यहां तक रोक दोगे अगर अपने आप को, और इतना भी याद कर लोगे ना, आपके करंट अफेयर क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएंगे। अगर वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो, नहीं आएगा तो फिर वो कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर रिलाय करें, भरोसा करें, और इसको कुछ महीने तक पढ़ के देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज इसी के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।